बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.8 है। क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या कहता है हमारे पास, अंडर व्हाट कंडीशन सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर एक वेक्टर है, उस मैग्नीट्यूड है, उसका जो कंपोनेंट है वो दोनों आपस में इक्वल कंडीशन दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम कहते हैं कि जो वेक्टर ये इसका मैग्नीट्यूड है, किसके इसके कंपोनेंट है ए एक्स भी है ए वाई भी है, यानी ये सारे आपस में बराबर हों, यानी इसका कंपोनेंट इसी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, वो कौन सी कंडीशन होगी, किन हालात में कहता होगा। देखें फॉर एग्जाम्पल हमने थीटा एंगल फाइंड करने के लिए टेंजेंट इनवर्स फाइंड किया था ए वाई ओवर ए एक्स, दोनों इक्वल है, दोनों में का 1 1 का नाम दे देता हूँ, तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 1, ये हमारे पास क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स 1। सो टेंजेंट इनवर्स 1 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास एंगल आएगा 45 डिग्री। सो कहता है कि ये एक ऐसा एंगल थीटा है 45 डिग्री जहां पर हमारे पास इस एक्स एक्सिस के कंपोनेंट वाई एक्सिस के कंपोनेंट उसके रिजल्टेंट यानी उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाते हैं। सो ये हमारे पास था 2.8 के बाद हमारे पास आता है 2.9 में क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी ये आपस में ऐड हो जाए। कभी ऐसा नहीं हो सकता, नो, ए वेक्टर कैन नॉट बी ऐड इन अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर का वी नो दैट इट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट अगर मैं बात करूं स्केलर के अंदर तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता। मतलब क्या आता है कि नो, ए वेक्टर क्वांटिटी डज नॉट ऐड विद द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली जस्ट मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.9। 2.10 में देखें क्या, इसी क्वेश्चन से 2.9 से रेलिवेंट ही है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कहता है कि कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर, क्या आप 0 को नल वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं। हमें पता है ये है 0 और ये है नल वेक्टर, दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन नल वेक्टर और 0 में फ़र्क क्या है। अब ये देखिए नल वेक्टर ये है 0 और ये है नल वेक्टर। हमें पता है नल वेक्टर एक है वेक्टर क्वांटिटी और ये हमारे पास 0 जो है एक है स्केलर क्वांटिटी। तो बात वही पिछले क्वेश्चन वाली आ जाती है 2.9 में कि कभी भी स्केलर क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, कभी भी किसी एक वेक्टर के साथ जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें रखती है, कभी भी ऐड नहीं हो सकती। बात वही पिछले क्वेश्चन वाली दोबारा आ गई है कि क्या वेक्टर और स्केलर आपस में ऐड हो सकते हैं। नो। क्या 0 और नल वेक्टर आपस में ऐड हो सकते हैं? कभी भी नहीं। नो, बिकॉज स्केलर 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये था हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.10। सो नेक्स्ट 2.11 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0। कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लेकिन वो है इनके मैग्नीट्यूड जो है अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या इसका सम 0 आएगा? नो। देखिए मैं फॉर एग्जांपल दो वेक्टर लेता हूँ, एक हमारे पास ये वेक्टर है और एक और वेक्टर है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, ये है। अब वो कहता है कि क्या इनका जो सम है वो 0 आएगा? कभी भी नहीं। मैं इसको कहता हूँ ये 5 न्यूटन, ये 5 है और ये इसकी वैल्यू है 10। तो ये देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा क्या इनका सम 0 आएगा? कभी भी 0 नहीं आएगा। हाँ, इसकी आपने कंडीशन लिखनी है कि दो वेक्टर्स तब 0 होंगे जब वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। एक कंडीशन क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, बोथ, ठीक है, बोथ इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, एक तो कंडीशन ये है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी बोथ जो है वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो। ठीक है ना, इसका 5 हो और इसका 6 हो, ये दोनों ऐड करेंगे। देखिए 5 - 6 तो आंसर -1 आएगा, 0 नहीं आएगा। हमारे पास कंडीशन प्रूव ये करनी थी
कि आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो आंसर 0 कब आएगा, मैंने बताया कि जब बोथ वेक्टर्स इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, एक इधर और एक इस साइड पे, और दूसरी कंडीशन है बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, देन हमारे पास क्या आंसर होगा, 5 - 5 = 0। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, ये था 2.10 और नेक्स्ट हमारे पास है 2.12। अगर मैं दो वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और इनका सम और प्रोडक्ट से मुराद है, ये देखें, ये मैं लेता हूँ हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसका सम आएगा, यानी रिजल्टेंट R = A + B, ये हमारे पास आ गया सम। अब इस सम के बाद अगर हम इसका रिजल्टेंट डिफरेंस निकालें, देखें ना, सम और डिफरेंस उसने बोला है, सम मैंने निकाल लिया, डिफरेंस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये देखें, अगर मैं इसको A और B का नाम दिया, ये B है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा R = A - B। A तो सेम है, और जो B है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, इसलिए इसको मैंने -B का नाम दे दिया, ये डिफरेंस है। इसको R1 का नाम दे देता हूँ, इसको R2 का नाम दे देता हूँ। अब देखें, अब वो कह रहा है कि है भी दोनों सेम इन लेंथ हैं, ओरिएंटेशन हमें बतानी पड़ेगी। देखें, अब लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, तो इसके अंदर एंगल कितना बनेगा कि ये दोनों वेक्टर, देखें मैं बताता हूँ कि R1 R2 दो वेक्टर हैं हमारे पास, इन दोनों वेक्टर्स का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, अब देखें डॉट प्रोडक्ट लूँगा वेक्टर्स का, तो देखें R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A + B डॉट A - B, ये हमारे पास है। इसका मैं जब डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो देखिए हमारे पास, अगर मैं लेता हूँ डॉट प्रोडक्ट, देखें ये आएगा A², जब इसका स्क्वायर लूँगा तो -AB आएगा, B को A से किया तो +AB, और B को B से किया तो -B², ये आ जाएगा। ये पता है माइनस और ये प्लस की वैल्यू आपस में कट गई, ये आएगा A² - B²। अब ये देखें, हम बात कर चुके हैं कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी इक्वल इन लेंथ हैं, इक्वल इन लेंथ यानी मैग्नीट्यूड दोनों सेम, यानी वेक्टर A और वेक्टर B दोनों सेम हैं। देन वेक्टर A और वेक्टर B दोनों जब सेम होंगे तो वेक्टर A - वेक्टर B दोनों सेम होने की वजह से आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस आंसर को 0 लाने का मकसद ये है, यहाँ पे हमने प्रूव किया कि दोनों वेक्टर्स अगर सेम हैं उनका आंसर 0 आएगा, तो वो किस एंगल पे आएगा वो देखें, इन दोनों के दरमियान एंगल फिर क्या बनेगा। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है, अगर दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो हमें पता है इन दोनों वेक्टर R1 और R2 वेक्टर्स का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। सो हमने यहाँ से यही प्रोड्यूस किया कि अगर दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस हमने लिया, उन दोनों एंगल्स का हमारे पास आंसर सेम मैग्नीट्यूड में 0 आए, वो कब आता है, जब हमारे पास दोनों वेक्टर्स यानी R1 और R2 दो हमारे पास हैं, इनका दोनों का एंगल जो हो वो 90 हो, देन हमारे पास ये दोनों जो है वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। सो ये था। सो नेक्स्ट हमारे पास 2.13 आता है। 2.13 हमारे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स और vector of the same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to the vector of the same magnitude। यानी हमने देखें, वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स को मैं कंबाइन करता हूँ, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दोनों कंबाइन करने से इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, हमें पता है जब मैं कंबाइन करूँगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। अगर हमें किसी एक ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल में देखा जाए हमारे पास 3 वेक्टर होंगे और तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम होगा। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। लेकिन अब वो कहता है इफ़ दे आर वर्ब टू बी कंबाइंड, जब उनको मिलाया जाए उनका रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, यानी उसी वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट के बराबर आए, तो इसमें हमारे पास एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होगा। 90 से ग्रेटर जब भी एंगल होगा तो हमारे पास एक फार्मूला देखने लगता है, जब भी एक 90 एंगल वाला हो तब हमारे पास रिजल्टेंट निकालने के लिए, जब दो वेक्टर होते हैं ना, F1 + F2 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट निकालने का ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर 90 से ग्रेटर एंगल नज़र आ रहा है तो उसको निकालने का जो फार्मूला होगा F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2 F1 F2 cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास फार्मूला आएगा जिसको हम A + B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो अगर हम देखें F1 का स्क्वायर + F2 का स्क्वायर + 2F1, अब देखें
हम बता चुके हैं कि ये F1 और F2 आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये 2F1 का स्क्वायर हो जाएंगे या 2F का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 2 ये F1 और F2 बराबर हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा F1 का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास R है। मैं टेकिंग स्क्वायर लूँगा ऑन बोथ साइड, खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में 2F स्क्वायर, ये F1 ही है, F1 और F2 बराबर हैं इसलिए F आ जाएगा। अब ये देखें 2F स्क्वायर, इनको मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि अंडर तो हमारे पास खत्म हो चुका हुआ है, तो 2F स्क्वायर। वी नो डैट कि R और F दोनों आपस में इक्वल हैं, R और F दोनों इक्वल, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर उसने बताया है कि जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। तो अगर ये F और R दोनों इक्वल हैं तो मैं R की जगह F पुट करूँ तो ये बन जाएगा F का स्क्वायर इज इक्वल टू 2F का स्क्वायर 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास देखें F स्क्वायर और F स्क्वायर आपस में दोनों कट गए, तो ये 1 2 है, उधर जाके 1/2 हो जाएगा, इधर आएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा एक साइड पर रहने दें तो 1 उधर जाके बनेगा 1/2 माइनस 1, इनका अगर मैं आंसर निकालूं तो 1/-1/2 आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर मैं यहाँ से थीटा एंगल निकालना चाहूँ तो कॉस इनवर्स -1/2 आएगा विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री एंगल। अब वो इस चीज़ से हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल जब 120 डिग्री होगा देन हमारे पास दो वेक्टर का रिजल्टेंट, उसके दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, जो कि हमने स्टेटमेंट के अंदर प्रूव करना था। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 2.13। 2.14 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 14 आएगा, जिसमें एक वेक्टर है हमारे पास 60 न्यूटन और एक है 35 न्यूटन, और इन दोनों को कह रहा है कि इन दो प्रोडक्ट कंबाइन करें, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बताएं क्या आता है। करेक्ट आंसर बताना है हमने। फर्स्ट हमारे पास आंसर है 100 न्यूटन, सेकंड हमारे पास आंसर है 70 न्यूटन, और थर्ड हमारे पास आंसर क्या है 20 न्यूटन। अब देखिए दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, दोनों को कंबाइन करूँगा, मिलाऊंगा, यानी एक 60 का वेक्टर है और एक 35 का वेक्टर है, जितना भी कर लें हम दोनों को ऐड जब भी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 प्लस 35 इक्वल क्या आ जाएगा 95। अब ये जो 95 न्यूटन है ये 20 न्यूटन भी नहीं, करीब भी नहीं है, 95 देखें 100 भी है और 70 भी है। अब ये देखिए हमारे पास देखें 100 ग्रेटर है, 20 छोटा है, 100 95 70 के करीब होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 70 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2.15 आता है। 2.15 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन एक ऐसी साइड होती है कि ऐसी डायग्राम होती है 2.15 जिसके अंदर 6 हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से मिलवा दिया, हेड टू टेल रूल से मिलाया। जब भी हेड टू टेल, पीछे हम बात करके आए हैं, हेड टू टेल रूल से जब भी किसी वेक्टर्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं लगाएंगे, हेड टू टेल रूल लगाएंगे, देन हमारे पास आंसर जो उसका रिजल्टेंट वो आएगा, वो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों? उसने डिस्प्लेसमेंट 0 कवर किया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर आगे फिर दोबारा उसी पॉइंट पर मिल गया, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। देखें मैंने जिस तरह बताया तो ये है A B C D E और ये F है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दूं तो रिजल्टेंट वेक्टर ये कहता है कि रिजल्टेंट का टेल, फर्स्ट की टेल और रिजल्टेंट का हेड जो है लास्ट की हेड के साथ मिले तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा, जो कि इक्वल किसके होगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसके इक्वल होगा। लेकिन अब इन सब का सम इसके इक्वल होगा, यानी अगर इसकी 50 वैल्यू है 50 है तो इसकी भी 50 होगी। लेकिन इस दफ़ा रिजल्टेंट के मुताबिक नहीं, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही चलते आ रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। इसकी ऑपोजिट, पहले यहाँ पे टेल था, इधर हेड थी रिजल्टेंट में, लेकिन ये रिजल्टेंट नहीं है, ये एफ वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन उल्ट हो गई है। जब डायरेक्शन उल्ट होगी तो एक तरफ नेगेटिव आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब भी हम किसी भी वेक्टर को हेड टू टेल रूल्स के मुताबिक मिलाएंगे उनका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और उनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था 2.16 में वो कहता है स्टेटमेंट में MCQ टाइप है कि हमारे पास दो शिप्स हैं X और Y, वो ट्रैवल कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन, इक्वल स्पीड है दोनों की। अब दो डिफरेंट शिप्स हैं, दो जहाज़ हैं समझ लें। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ X इज़ ड्यू टू नॉर्थ,
बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन वाई द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी अगर वो कह रहा है कि जो एक्स वाला जहाज़ है उसमें ऑब्जर्व कर रहा है तो वो किस में डायरेक्शन उसकी कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ है। लेकिन अगर वो वाई को देखे तो वाई वाला कह रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है एक्चुअल वो किस में है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये नॉर्थ और ये ईस्ट यानी इस तरफ को है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट को निकालें तो हमारे पास ये बनती है, ये यानी नॉर्थ भी और ईस्ट भी, यानी ये बिल्कुल इस साइड पे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। ये वाई कह रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर विल बी, यानी इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन वो किस तरफ होगी। देखें एक्स वाला क्या कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ है और वाई वाला क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। लेकिन अगर दोनों की एक्चुअल हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ को जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। सो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ईस्ट होगा। सो इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट पी, यानी इसने एक डायग्राम दिया हमें, एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर उसने बोला एक पॉइंट है पी, यहाँ पर एक फोर्स एफ अप्लाई कर रही है, फोर्स एफ, ठीक है, एफ फोर्स अप्लाई कर रही है जिसका मास m है, एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल स्पेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन क्या बनेगी। यानी हमें अब देखें तो फोर्स के दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं। ये हमारे पास फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास फोर्स का क्या है, वाई कंपोनेंट है, ठीक है। फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, ठीक है, ये दो कंपोनेंट हमने बना लिए। इसी तरह अब देखें फोर्स लग रही है, एक बॉडी है, मैस होने की वजह से इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और वेट का जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ये आंसर दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वेट के दो कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो देखें ये हमारे पास वो कहता है जी वेट का एक कंपोनेंट है, इसको नाम हम एफ वाई का दे देंगे, और यहाँ पर एक वेट का कंपोनेंट है एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, ये डब्ल्यू वाई और ये डब्ल्यू एक्स का नाम दे देते हैं। अब इनमें से कुछ कंपोनेंट्स आपस में, मैंने बताया ना कि वेट का कंपोनेंट और रिएक्शन आर का कंपोनेंट, आंसर जीरो हो जाएगा। अब अगर दूसरे कंपोनेंट हम देखें एफ एक्स एफ वाई, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई, हमारे पास दो कंपोनेंट रह जाते हैं। इस तरह एफ वाई वाला कंपोनेंट और डब्ल्यू एक्स वाला कंपोनेंट दोनों हो जाए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर इसका जीरो आएगा। अब हमारे पास कंपोनेंट बचने वाले दो हैं, एक एफ एक्स है और एक एफ डब्ल्यू है, यानी एफ एक्स और एक डब्ल्यू वाई, ये दो कंपोनेंट है हमारे पास। अब इन दोनों कंपोनेंट का हम आंसर निकालेंगे। देखें एफ एक्स कंपोनेंट को हम जानते हैं कि एफ कॉस थीटा होता है और एफ डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी, और एम जी वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट की वजह से इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा। सो ये हमारे पास ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर है ए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला आएगा। 2.16 के बाद 2.17 है। 2.17 में क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हमारे पास देखें ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स, यानी हमारे पास a1 है और a2 है, इनका आंसर उसने बोला है, सॉरी ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं। लेकिन हाउ वुड दिस अल्टर a1 क्रॉस a2, यानी a1 क्रॉस a2 ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनके ऑल्टर यानी इनका रिवर्स कर दे। रिवर्स मुराद है a1 है तो ये माइनस a1 हो जाएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट a2 है तो ये माइनस a2 हो जाएगा, माइनस a2। अब इनका रिवर्स करने से वो कह रहा है क्या फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। तो ये मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा a1 क्रॉस a2 आ जाएगा, यहाँ पे a1 क्रॉस a2 है। देखिए डॉट प्रोडक्ट, अब मैं देखें क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर a1 क्रॉस a2 है तो उसका जो a1 क्रॉस a2 यानी a2 क्रॉस a1 भी कर लें तो जो नेगेटिव साइन आ भी जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर a1 क्रॉस a2 दोनों सेम प्रोडक्ट वेक्टर्स हैं तो इनके अंदर साइन भी नेगेटिव आ जाए तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक मिनट, 2.17 है तो इसके बाद हमारे पास आएगा 2.18 कि नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0, यानी बताएं जब a1 क्रॉस a2 हमारे पास 0 आ जाए। 3 कंडीशंस हमने बतानी है। फर्स्ट कंडीशन में कहता है अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आ जाए हमारे पास 0 डिग्री आ जाए, देन हमारे पास आंसर 0 आएगा। कैसे, a1 क्रॉस a2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू किसके होता है, a1 a2 साइन ऑफ थीटा होता है।
अगर मैं इसके अंदर साइन 0 पुट कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन 0 इक्वल 0 होता है, सारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक कंडीशन क्या है, इन दोनों के दरमियान अगर एंगल आ जाए 0 डिग्री तो आंसर क्या आएगा 0। सेकेंडली हमारे पास कैसे कहता है, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल आ जाए 180 डिग्री आ जाए, यानी मैं यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर दूँ, देन तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। दो कंडीशंस। तीसरी कंडीशन ये है कि इन दो वेक्टर्स a1 और a2, इन दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। क्या हो, नल वेक्टर हो। नल वेक्टर होगा देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, इनका 0 आएगा। सो यही थी हमारे पास तीन कंडीशंस जिनके अंदर a1 क्रॉस a2 जब क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर वो कहता है ए वाले में कि ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग और नॉट रोटेटिंग। नो, कहता है कि नॉट मूविंग और नॉट रोटेटिंग, यानी हमारे पास देखिए रोटेट क्या कहता है, यानी क्या वो कहता है कि अगर बॉडी मूव भी नहीं कर रही, रेस्ट में है, ठीक है, और दूसरी बात रोटेट भी नहीं कर रही है तब भी रेस्ट में है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम में देखें क्या इक्विलिब्रियम में है, नहीं। कहते हैं देखें इक्विलिब्रियम के लिए यही कंडीशन नहीं है, देखें हम इसको फॉल्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो कहता है इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन नहीं है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में रहे, वो नॉट रोटेटिंग यानी रोटेट ना भी करे तो वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आना चाहती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से भी मूव करे, देन वो फिर भी हमारे पास क्या आएगी, इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आएगी। अब नॉट रोटेटिंग वाली बात गलत है, हमारे पास फॉल्स आएगा। कहते हैं जी बी वाले में कहता है कि अगर एक कोप्लनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम अ क्लोज पॉलीगॉन, सिंपल सी बात है, क्लोज पॉलीगॉन में कहता है जी फोर्सेस लग रही हैं, मैं लगा रहा हूँ क्लोज पॉलीगॉन के अंदर फोर्सेस लग रही हैं, तो लेकिन वो कह रहा है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पे को कर रही हैं और प्लेन का मतलब है एक्सिस और एक्स और वाई एक्सिस, तो इनके अंदर वो कह रहा है लगने वाली तमाम फोर्सेस हैं, फोर्सेस लगें तो बॉडी का इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल है। हम इक्विलिब्रियम के अंदर इसकी कंडीशन के अंदर पढ़ के आए हैं कि अगर बॉडी किसी कोप्लेनर के अंदर मूव कर रही है और उसका जो रिजल्टेंट सम है वो इक्वल 0 है, देन वो इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। तो वो कहता है जी एक फ्रेम है हमारे पास, पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम को मैंने लटका दिया दो रस्सियों के साथ, दो रस्सियाँ लटका दी, तो इसको मैं T1 का नाम, क्योंकि टेंशन पैदा होगी रस्सियों के अंदर, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा होगी T1 होगी, इसके अंदर जो पैदा होगी T2 होगी। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ, ये T1x होगा, ये T1y होगा, ये T2x होगा और ये जो T2y होगा। अब देखें हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल T1 और T2 नीचे लगने वाली जो फोर्स है वो है वेट, ठीक है, ऊपर टेंशन खींच रही है और नीचे वेट खींच रहा है। अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारे रस्सियों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बने कि हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है वो मिनिमम होगी। वो देखें T1 और T2 कंपोनेंट हमें पता है दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। T1x ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने का मतलब है कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो है T2x, तो ये इक्वल इधर आएगा तो T1x प्लस T2x इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वल कंपोनेंट है, ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे T1y प्लस T2y, T1y प्लस T2y इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर खींचने वाली ये दो फोर्सेस ही रह गई, क्योंकि कंपोनेंट को रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट रह गए और नीचे इसका वेट रह गया। अब दो फोर्सेस ऊपर खींच रही हैं और नीचे कौन खींच रहा है, वेट, क्योंकि वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, टेंशन ऊपर खींच रही है, इक्वल 0 कर लेते हैं। लेकिन जी T1 y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आएगा। अब देखें हमें पता है T1 साइन थीटा T2 साइन थीटा दोनों टेंशन दोनों बराबर है, इक्वल है, एक ही लाइन में, इसलिए T1 और T2 खत्म कर देते हैं, इसको T रहने देते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हम टेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो W/2 साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा। तो अब वो कहता है कि टेंशन मिनिमम कब होगी, जब हम साइन पुट करेंगे W/2 साइन 90 पुट कर देंगे एंगल। वो कहता है अगर एंगल इन दोनों के दरमियान, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो दोनों के एंगल के दरमियान एंगल थीटा बने, तब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, टेंशन जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। देखिए हमारे पास पॉइंट 21 में कहता है कि क्या ना बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ
इट्स वेट। अब देखिए बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है। कोई भी एक बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर लगने वाली तमाम फोर्सेस, यानी उसका वेट टोटल नीचे की तरफ लगता है, वो महसूस हो रहा हो, फील हो रहा हो, यानी ये उसका वेट पॉइंट नीचे जा रहा है, हमें फील हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर उसके सारी बॉडी का वेट जो है नीचे लग रहा, हमें एक पॉइंट पर लगता महसूस हो रहा है। अब देखें, अब उस पॉइंट पर वो कह रहे हैं, उसको नाम उसने पिवट पॉइंट का नाम दे दिया हुआ है। पिवट पॉइंट पर ही वो बोल रहा है कि मैंने फोर्स एफ लगाई, कुछ फोर्स हमने लगा ली। फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, रोटेशन नहीं पैदा हो रही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, क्योंकि वो वेट टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के। देखिए बॉडी रोटेट तब करेगी जब उसके अंदर एक एफ भी होगा और मूवमेंट आर्म भी होगा। अब देखिए मूवमेंट आर्म की मैं अगर बात करूं, मूवमेंट आर्म इसके अंदर मूव पैदा हो ही नहीं रहा। फोर्स तो हमने लगाई, फोर्स तो लग रही है, लेकिन मूवमेंट आर्म क्या इसका जीरो है। जब भी किसी बॉडी का मूवमेंट आर्म जीरो होगा, फोर्स बेशक 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, जितनी भी है, आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो वो यही कहता है कि बॉडी रोटेट करेगी, नो, बॉडी कैन नॉट बी रोटेट, और उसके अंदर टॉर्क भी पैदा नहीं होगा।